हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आ रहा है एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपकी एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, पेक्टिन की माप की जाती है, अर्थात किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पेक्टिन की मात्रा को कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको बताना है। जेलीमीटर के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा, फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि पेक्टिन की मात्रा किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है। जेलीमीटर के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा, फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे तो कौन सा है राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाता है पेक्टिन की मात्रा, तो पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है यहाँ जेलीमीटर से। क्या की जाती है, अगर आपसे पूछता है पेक्टिन की मात्रा, तो पेक्टिन की जो मात्रा होती है इसको कैलकुलेट किया जाता है जेलीमीटर के द्वारा। और पेक्टिन क्या होती है, हाँ पेक्टिन जो जेली बनाते हैं तो उसका एक मुख्य कंटेंट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है जेली का एक मेन कंटेंट कौन सा होता है, मेन कंपोजिशन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, पेक्टिन ही होता है। और पेक्टिन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, अमरूद में होती है। इसलिए आ रहा है कि पेक्टिन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाने के कारण क्या होता है, अमरूद की सबसे अच्छी जेली बनती है, क्योंकि जेली का एक मुख्य कंटेंट क्या होता है, पेक्टिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पूसा मेघाली उन्नत किस्म। यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी, पूसा मेघाली किसकी होती है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। तो जल्दी से पाएंगे पूसा मेघाली किसकी होती है, गाजर की होती है, मूली की होती है, चुकंदर की होती है, सलजम की होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि पूसा मेघाली किसकी वैरायटी होती है, गाजर की, मूली की, चुकंदर की, फिर सलजम की। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। पूसा मेघाली तो किसकी होती है, ये होती है गाजर की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि अगर आप सोचते हैं पूसा मेघाली, तो पूसा मेघाली किसकी होती है, गाजर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कम स्वेलिंग। ठीक है, जिसे यार आपने ऐसे पढ़ा होगा कम स्वेलिंग क्या होती है, तो इसका कारण क्या होता है, ये किसके द्वारा होती है कम स्वेलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर अब आपको बताना है कि कम स्वेलिंग किसके द्वारा होती है। एसिड की उपस्थिति कारण होती है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के द्वारा होती है, फिर गंधक की उपस्थिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। अतः राइट आंसर कौन सा है, कम स्वेलिंग का कारण क्या होता है, किसके द्वारा होती है कम स्वेलिंग। एसिड की उपस्थिति कारण होती है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा होती है, गंधक की उपस्थिति कारण होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कम स्वेलिंग किसके द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है, ये होती है हाँ क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, अगर आप कम स्वेलिंग, तो ये होती है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के द्वारा। किसके द्वारा होती है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे परवनी क्रांति संबंधित है। तो आपने ये तो पढ़ा होगा। ठीक है, इसको आप दो तरह से सोल्व कर सकते हो। एक तो क्रांति में भी आपने इसे पढ़ा होगा, जो कि आपकी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होती है। ठीक है, जितने भी जो आपकी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, तो उसमें भी इसको कैलकुलेट किया गया है, यानी जो कौन सी है परवनी क्रांति है, तो इसको रखा गया है। ठीक है, जितनी आपकी जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है उसमें भी इसको आपने पढ़ा होगा। और एक आपने पढ़ा होगा पीएसक्यू के बारे में, जैसे किसी ने आपसे पूछा गया परवनी क्रांति किसकी वेराइटी होती है, तो जिससे ये संबंधित क्रांति थी उसी से ये वेराइटी होती है। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है कि बैंगन की होती है, भिंडी की होती है, आलू की होती है, फिर मिर्च की होती है। जल्दी से बताएंगे परवनी क्रांति किससे संबंधित, अर्थात ये किसकी वेराइटी होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है, ए, बी, सी या फिर डी। परवनी क्रांति किसकी वेराइटी होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं परवनी क्रांति, तो ये किसकी होती है, ये होती है भिंडी की। किसकी होती है, यानी भिंडी की होती है। और अगर आपसे पूछते हैं परवनी क्रांति का संबंध किससे होता है, तो उसका भी संबंध किससे होता है, भिंडी से ही होता है। ठीक है, अगर बात की जाए रेवोल्यूशन या फिर बात की जाए वेराइटी, तो ये दोनों ही किससे संबंधित होती है, दोनों ही भिंडी से संबंधित होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसके कारण मिर्च में तीखापन होता है। अर्थात आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है जो पंजेंसी होती है। ठीक है, जो पंजेंसी होती है मिर्च में, तो इसका कारण क्या होती है, कैप्सिसिन होती है, कैप्सिथीन होती है, सल्फर होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ तीखापन, मिर्च में तीखापन का कारण क्या होता है, अर्थात जो पंजेंसी होती है चिली में, इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है तीखापन इसमें, कैप्सिसिन के कारण, कैप्सिथीन के कारण, सल्फर के कारण, या फिर मैग्नीशियम के कारण। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। तो जिसने भी ए कमेंट किया है उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात किया है मिर्च में तीखापन, तो यार हाँ जो पंजेंसी होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं पंजेंसी, तो पंजेंसी का कारण तो क्या होता है, कैप्सिसिन होता है। और अगर आप सोचते हैं मिर्च का जो लाल रंग होता है ये क्यों होता है, तो ये होता है कैप्सिथीन के कारण। ठीक है, अगर आपसे रंग के बारे में पूछा जाता है, कलर के बारे में पूछा जाता है, तब आपका राइट आंसर क्या होता है, कैप्सिथीन होता है। लेकिन अगर आपसे पंजेंसी या फिर तीखापन के बारे में पूछा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन कैप्सिसिन होगा। इसे आप कैसे, यानी इनमें दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, एक थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि अगर आपसे कैप्सिसिन,
तो सीन की आवाज़ आ रही है, ठीक है। इस सीन से हम शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे कि इस सीन के, ठीक है, तीखापन है, तो तीखा जब भी आपको लगता है, मान लीजिए आप ज़्यादा मिर्च खा जाते हो, तीखा लग जाता है, ठीक है। तीखा लगते ही आपके मुँह से आवाज़ आती है सीसी की, ठीक है। सीसी की आवाज़ नहीं आती क्या? जब आपके मुँह में तीखा लगता है तो सीसी की आवाज़ आती है। तो उसी चीज़ से आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है मिर्च में तीखापन, तो जब भी तीखापन लगता है, जब भी चरपरा लगता है, देसी भाषा में बोलते हैं ना, उसे चरपरा लगना, ठीक है। तो चरपरा लगता है तो मुँह से कैसी आवाज़ आती है? सीसी की आवाज़ आती है। तो उसी चीज़ से आपको याद रखना है, अगर आपसे मिर्च में तीखापन, तो मिर्च का तीखापन तो कारण होता है यार, हाँ, कैप्सिसिन, ठीक है। इजीली याद हो जाएगा, तीखापन का कारण क्या होता है? कैप्सिसिन होता है। और अगर बात किया रंग, तो रंग किसके द्वारा होता है? कैप्सिसिन के द्वारा होता है, ठीक है। यानी डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, बस ये है हमारा मकसद। तो यहाँ पर आपसे पूछा है मिर्च में तीखापन, तो मिर्च में तीखापन सीसी से आपको याद रखना है, कैप्सिसिन के द्वारा होता है। और अगर आपसे पूछता है जो कलर होता है, जो लाल रंग होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है कैप्सिसिन के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, निम्न में से कौन सी फसल विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित है? अर्थात यहाँ वर्ल्ड के बारे में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सी फसल को ग्रो किया जाता है, सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन लिया जाता है पूरे वर्ल्ड में? आम का लिया जाता है, टमाटर का लिया जाता है, आलू का लिया जाता है, फिर अंगूर का लिया जाता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन सी फसल है? आम को लिया जाता है, टमाटर को लिया जाता है, आलू को लिया जाता है, फिर अंगूर को लिया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर बताएंगे कि कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में लिया जाता है, ग्रो किया जाता है? आम, टमाटर, आलू या फिर अंगूर? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यार अगर बात की पूरे वर्ल्ड की, तो किसे ग्रो किया जाता है? आलू को किया जाता है, पोटैटो को किया जाता है, ठीक है। अगर बात की पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसे ग्रो किया जाता है? आलू को ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी फसल, ये तो हमने क्लियर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है केले के तने का भाग जो भूमि से ऊपर आता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि केले के तने का भाग जो भूमि से ऊपर रहता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? भूमि से ऊपर जो भाग रहता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? राइजोम के नाम से जाना जाता है, आवासीय तना के नाम से जाना जाता है, सकस के नाम से जाना जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि केले के तने का ऊपरी भाग, अर्थात जो यार मदर सतह से ऊपर रहता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? राइजोम के नाम से जाना जाता है, आवासीय तना के नाम से जाना जाता है, संकर के नाम से जाना जाता है, या फिर कोई नहीं? सकर्स होते हैं, ठीक है। आपने सकर्स पढ़े होंगे, तो किस नाम से जाना चाहिए आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे केले का तना जो है भूमि से ऊपर आता है, किस नाम से जाना जाता है? राइजोम, आवासीय तना, सकर्स या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो जिसने बताया है सेकंड ऑप्शन, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात की यार हम भूमि से ऊपर, तो भूमि से ऊपर क्या होगा? तना ही होगा ना। आपको इतना तो नॉलेज हो गया, साइंस आप रख सकते हो कि जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, मर्दा सरफेस से जो ऊपरी पार्ट होता है, अर्थात जो तना होता है, तो इसके तने को, ठीक है, जो केला का तना होता है, इसे बोला जाता है स्यूडो स्टेम बोला जाता है, ठीक है। आवासीय तना होता है इसमें यार, हाँ, आवासीय तना ही होता है। केले की अगर बात की जाती है कभी भी, तो आपको स्यूडो स्टेम ही लगना है, ठीक है। इसमें तना क्या होता है? आवासीय तना होता है। क्या होता है? आवासीय तना होता है इसमें, अर्थात आपका राइट आंसर कौन सा होगा? स्यूडो स्टेम होता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण होता है। जल्दी से बताएंगे फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रोग होता है, तो इसका कारण क्या होता है? बोरोन की कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है, बोरोन की अधिकता से होता है, फिर मोलिब्डेनम की कमी से होता है। जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या है कि जो फूल गोभी का एक मेन डिजीज होती है ब्राउनिंग, तो इसका कारण क्या होता है? बोरोन की कमी, नाइट्रोजन की कमी, बोरोन की अधिकता या फिर मोलिब्डेनम? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जल्दी से राइट आंसर बताएंगे कि फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या होता है। तो यार हाँ, अगर बात की जाए फूल गोभी में ब्राउनिंग, तो ब्राउनिंग अर्थात ये नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा राइट आंसर क्या है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मान लीजिए ब्राउनिंग, ठीक है, आप लिख लीजिएगा एक साइड कि ब्राउनिंग, तो ब्राउनिंग मतलब बोरोन, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद है ब्राउनिंग मतलब बोरोन, अर्थात यार है बोरोन की कमी से होता है, न कि अधिकता से होता है, ठीक है। इसके राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, बोरोन की कमी से ये रोग होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग क्या होता है? बोरोन की कमी से होता है, न कि अधिकता से होता है, अतः राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसे? ब्राउनिंग एक साइड लिखने आना आपको। अब ब्राउनिंग से क्या होता है? बोरोन होता है, ब्राउनिंग से क्या होता है? बोरोन होता है, ठीक है। क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मात्रा याद रखनी है, ठीक है। प्रचुरतम अर्थात यानी अच्छा स्रोत कौन सा होता है? अच्छा जो सोर्स होता है ये कौन सा होता है? पका हुआ आम होता है, गाजर होता है, पका हुआ पपीता होता है, फिर पका हुआ टमाटर होता है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपको याद रखना उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। उसमें कितनी उसकी मात्रा होती है, कितनी आयु मात्रा होती है, उसमें आयु होती है, इंटरनेशनल यूनिट होती है, ठीक है। आयु क्या होती है? इंटरनेशनल यूनिट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए। विटामिन ए कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? पका हुआ आम में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, पका हुआ पपीता में पाया जाता है, फिर पका हुआ टमाटर पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ हो तो रहा होगा कि अगर बात करते हैं आम में, तो आम में भी सबसे ज़्यादा पाया है। अगर बात करते हैं गाजर, तो गाजर में भी विटामिन ए कंटेंट होता है। और अगर बात करते हैं पपीता, तो पपीता में भी क्या होता है, विटामिन ए कंटेंट होता है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर आपको यही पॉइंट याद रखना है कि अगर बात की जाए इन तीनों की, ठीक है, इन तीनों में जो सर्वाधिक मात्रा होती है, अगर बात करते हैं विटामिन ए कंटेंट, तो सबसे ज़्यादा किस में पाया है, आम में पाया है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर बात करते हैं इन तीनों में, तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है विटामिन ए की, किस में होती है, आम में होती है। और अगर बात करते हैं कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4800। ठीक है, 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, आयु क्या होती है, प्रति 100 ग्राम के अनुसार ये बताई जाती है मात्रा। आयु क्या होती है, इंटरनेशनल यूनिट होती है। क्या होती है, इंटरनेशनल यूनिट होती है। और अगर बात करते हैं पका हुआ आम होता है, तो इसमें कितना विटामिन होता है, तो ये होता है 4800। कितना होता है, 4800 आयु प्रति 100 ग्राम होता है। ठीक है, याद हो जाएगा कि अगर आपसे जाए पका हुआ आम, तो इसमें कितनी होती है, जो एनर्जी होती है, अर्थात कितनी होती है विटामिन ए, ये होता है 4800 IU प्रति 100 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से पाएंगे कि भंडारण में प्याज के अंकुरण को, जो यार हाँ प्याज का जो अंकुरण हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग कैसा है, नैफ्थलिक एसिटिक एसिड का, मैलिक हाइड्रोजाइड का, जिब्रेलिक अम्ल का, फिर PCPA का। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। प्याज का अंकुरण आपको रोकना है, तो किस रसायन का आप प्रयोग करोगे, नैफ्थलिक एसिटिक एसिड का करोगे, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करोगे, जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग करोगे, फिर PCPA का करोगे। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा होता है, नैफ्थलिक एसिटिक एसिड, मैलिक हाइड्रोजाइड, जिब्रेलिक अम्ल, या फिर PCPA। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो जिसने भी कमेंट किया है सेकंड, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात की यार प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए, तो यार इसका जो जर्मिनेशन हो जाता है, तो उसे रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, MH का प्रयोग किया जाता है, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्षा उपहार किसकी किस्म होती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो जल्दी से पाएंगे वर्षा उपहार किसकी किस्म होती है, भिंडी की होती है, पत्ता गोभी की होती है, मिर्च की होती है, फिर लोबिया की होती है। जल्दी से पाएंगे वर्षा उपहार। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से पाएंगे कि वर्षा उपहार किसकी एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है, भिंडी की होती है, पत्ता गोभी की होती है, मिर्च की होती है, फिर लोबिया की होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर बताएंगे वर्षा उपहार किसकी किस्म होती है। तो जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करते हैं वर्षा उपहार, तो किसकी होती है, भिंडी की होती है। किसकी होती है, भिंडी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पादप वृद्धि हार्मोन जो अंगूर के फलों का आकार को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, आपको बढ़ाना है साइज़, अर्थात उसकी साइज़ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आकार को बढ़ाना, साइज़ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है अंगूर के बारे में। तो जल्दी से पाएंगे कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग अंगूर के फलों के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है, FCC अम्ल का, जिब्रेलिक अम्ल का, साइटोकाइनिन का, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि आपको मान लीजिए कि अंगूर के फलों का आकार बढ़ाना है, तो आप किस रसायन का प्रयोग करोगे, किस हार्मोन का प्रयोग करोगे, FCC अम्ल का करोगे, जिब्रेलिक अम्ल का करोगे, साइटोकाइनिन का करोगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे अंगूर के फलों के आकार को बढ़ाने में सहायता करता है, FCC अम्ल करता है, जिब्रेलिक अम्ल करता है, साइटोकाइनिन करता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो कौन सा है राइट आंसर, जिसने भी कमेंट किया है सेकंड। क्योंकि अगर बात करते हैं यार हाँ अंगूर के बारे में, तो यार हाँ अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने में सहायता करता है जिब्रेलिक अम्ल। कौन करता है, जिब्रेलिक अम्ल। और जिसका यार हाँ इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, GA3 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको सिंबल देखने को मिलता है, तो सिंबल आपका राइट आंसर कौन सा होगा, GA3 होगा। और अगर आपसे अंगूर के फलों को आकार बढ़ाने में कौन सा यार हाँ कौन सा हार्मोन होता है, तो कौन सा होता है, जिब्रेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, जिब्रेलिक अम्ल योगदान देता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि अंगूर के फलों का आकार बढ़ाया जाता है जिब्रेलिक अम्ल के द्वारा, GA3 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल रूप से किन्नो क्या होता है। किन्नो तो आपने पढ़ा होगा, किन्नो क्या होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि किन्नो होता क्या है, टेंजरीन होता है, टेंगर होता है, मैंडरीन होता है, फिर सिट्रैन होता है। जल्दी से बताएंगे कि किन्नो होता क्या है, टेंजरीन होता है, टेंगर होता है, मैंडरीन होता है, फिर सिट्रैन होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। सोच समझ कर राइट आंसर देना इसका कि किन्नो होता क्या है, टेंजरीन होता है, टेंगर होता है, मैंडरीन होता है, फिर सिट्रैन होता है। होता क्या है ये किन्नो। तो यार हाँ अगर बात की किन्नो, तो किन्नो क्या होता है, मैंडरीन होता है। क्या होता है, मैंडरीन होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि अगर बात करते हैं यानी किन्नो क्या होता है, तो किन्नो क्या होता है, एक मैंडरीन का ही पार्ट होता है, अर्थात मैंडरीन की ही स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेब का लाल रंग क्यों होता है, यानी सेब का लाल रंग के बारे में पूछा गया है। तो लाल रंग क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है, किस पिगमेंट के कारण उसका रेड कलर होता है। जल्दी से बताएंगे सेब का लाल रंग का होने का कारण क्या होता है, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण, लाइकोपीन पिगमेंट के कारण, कैरोटीन के कारण, या फिर जेंथोफिल के कारण। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है
कि एंथोसाइनिन के कारण, लाइकोपीन के कारण, कैरोटीन के कारण या फिर ज़ैंथोफिल के कारण। जल्दी से पाएंगे सेव का लाल रंग होने का कारण क्या होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो कौन सा होता है, अगर बात करें सेव का लाल रंग तो ये होता है एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण। ठीक है, जितने भी लगभग जो फ्रूट्स होते हैं उनका रेड कलर याद रखना एंथोसाइनिन के द्वारा ही होता है। लगभग बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि कन्फर्म बोल रहा हूँ 100%, लगभग जो 90% होते हैं तो उनका यानी जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं लगभग जितना होता है उनका 90% यार हाँ जो लाल रंग होता है ये एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। जैसे कि हमने अभी बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लीजिए कि किसका नहीं होता है तो किसका नहीं होता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि मिर्च में जो लाल रंग होता है ये होता है कैप्सिथिन के कारण। ऐसे कुछ कुछ होते हैं जिनमें नहीं होता है, स्पेशली उनमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं उनके कारण उनमें लाल रंग होता है, लेकिन जो अधिकतर होते हैं उनमें लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के द्वारा ही होता है। इसलिए एक तरह से आप जब भी अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसमें एंथोसाइनिन आप लगा सकते हो। ठीक है, तुक्का लगाने की बात है तो आप लगा सकते हो मान लीजिए, लेकिन जहाँ तक वो राइट आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं आता है और उस क्वेश्चन को आप करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, एंथोसाइनिन कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाता है लाल रंग तो लाल रंग से संबंधित आप एंथोसाइनिन भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मैं कन्फर्म तो नहीं बता रहा हूँ कि क्लिक करो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है और उस क्वेश्चन को आप करना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आंवले में वानस्पतिक प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। ठीक है, आंवले के बारे में पूछा गया है तो आंवले में वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन कैसा है, इसका सबसे उपयुक्त मेथड कौन सा होता है ये आपको बताना है। विनियर ग्राफ्टिंग होता है, एयर लेयरिंग होता है, चिप बडिंग होता है, फिर पेज बडिंग होता है। जल्दी से आएंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि आंवले में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसा है इसका सबसे उपयुक्त मेथड कौन सा होता है। विनियर ग्राफ्टिंग होता है, एयर लेयरिंग होता है, चिप बडिंग होता है, फिर पेज बडिंग होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से आएंगे ऑप्शंस देख लीजिए पहले अच्छे से, फिर राइट आंसर बताइए कि आंवले में वानस्पतिक प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो कौन सी है यार, हाँ आपको फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि जिसने भी कमेंट किया है डी उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करते हैं आंवले में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये किसके द्वारा होता है, पेज बडिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पेज बडिंग के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वेजिटेटिव पाथोनोकार्बी किस में पाई है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि वेजिटेटिव पाथोनोकार्बी किस में पाई है, ये आपको बताना है। जल्दी से पाएंगे अंगूर में पाई है, केले में पाई है, अंजीर में पाई है, फिर बीज रहित अमरूद में पाई है। जल्दी से पाएंगे वेजिटेटिव पाथोनोकार्बी किस में पाई है, अंगूर में, केले में, अंजीर में, फिर बीज रहित अमरूद में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, वेजिटेटिव पाथोनोकार्बी किस में पाई जाती है, अंगूर में, केले में, अंजीर में, फिर बीज रहित अमरूद में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो जिसने भी कमेंट किया है सेकंड उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात करते हैं वेजिटेटिव पाथोनोकार्बी तो ये पाई यार केले में पाई है। किस में पाई है, केले में पाई है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केला बीज रहित क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, केला बीज रहित होता है ये तो आप जानते होंगे, लेकिन ये होता क्यों है, इसका रीज़न क्या होता है, ये कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा। एक तो ये कि यार हाँ केला क्या होता है, एक तो त्रिगुणित होता है। क्या होता है, एक तो जो केला होता है ये क्या होता है, त्रिगुणित होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो त्रिगुणित होता है। हाँ, और सेकंड जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा यहाँ वेजिटेटिव पाथोनोकार्बी, क्योंकि यार हाँ अगर बात करते हैं केले में तो केले में क्या होती है, वेजिटेटिव पाथोनोकार्बी होती है। इसके कारण क्या होता है, केला बीज रहित होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको यानी 2 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो आपको मिलेगा त्रिगुणित जो वो भी आपका राइट आंसर माना जाएगा, और अगर आपको मान लीजिए वेजिटेटिव पाथोनोकार्बी ऑप्शन में देखने को मिलता है वो भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। इसलिए यार हाँ इन दोनों में से अगर आपको कोई सा भी ऑप्शन देखने को मिलता है तब आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये दोनों ही होंगे। ठीक है, अगर त्रिगुणित होगा तो त्रिगुणित राइट आंसर हो, अगर आप बात की जाए वेजिटेटिव पाथोनोकार्बी तो वेजिटेटिव पाथोनोकार्बी भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इंस्टीट्यूट से। तो जल्दी से पाएंगे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, उधम सिंह नगर में, जोरहाट में, फिर बेंगलुरु में। जल्दी से पाएंगे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, उधम सिंह नगर में, जोरहाट में, फिर बेंगलुरु में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, उधम सिंह नगर में, जोरहाट में, फिर बेंगलुरु में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से पाएंगे CISH कहाँ पर स्थित है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है,
तो कहाँ पर स्थित है, जिसने भी कमेंट किया ए उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात की CIASS या फिर केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा होता है। टमाटर केचप अर्थात जो टमाटर सॉस होता है, तो इसको टमाटर केचप या टमाटर सॉस के बनाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा होता है, या फिर इसको जो प्रिजर्वेशन किया जाता है, जो इनका संरक्षण किया जाता है, ये किस केमिकल के द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा किया जाता है टमाटर केचप या टमाटर सॉस का जो इसका जो संरक्षण किया जाता है, जो इसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के द्वारा किया जाता है, सोडियम बेंजोएट के द्वारा किया जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के द्वारा किया जाता है, फिर साइट्रिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि इनका प्रिजर्वेशन किसके द्वारा किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के द्वारा, सोडियम बेंजोएट के द्वारा, सोडियम मेटाबाइसल्फेट के द्वारा, फिर साइट्रिक अम्ल के द्वारा। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को हमने कई बार क्लियर कर लिया है, एक और बार क्लियर कर लीजिए। अगर आपसे पूछता है टमाटर, अर्थात टमाटर क्या होता है, रंगीन फल होता है। ठीक है, अगर बात की रंगीन फलों की, तो रंगीन फलों में तो किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है रंगीन फलों के बारे में, तो रंगीन फलों में यहाँ सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात किया रंगहीन फलों के लिए, तो रंगहीन फलों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर बात किया रंगहीन, इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बनता है कलर फ्रूट, अर्थात जो कलर्ड फ्रूट होते हैं उनके लिए, तो कलर्ड जो फ्रूट होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, अगर बात करता है रंगहीन अर्थात कलरलेस फ्रूट के बारे में, तो कलरलेस जो फ्रूट होते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, KMS अर्थात पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग करते हैं कलरलेस के लिए। और अगर बात करें कलर्ड फ्रूट के लिए, तो कलर्ड फ्रूट के लिए प्रयोग कैसा है, सोडियम बेंजोएट का। अर्थात टमाटर क्या होता है, कलर्ड फ्रूट होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन सोडियम बेंजोएट। इसलिए जिसने भी सेकंड कमेंट किया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर बात की जाए टमाटर केचप का जो प्रिजर्वेशन किया जाता है, जो संरक्षण किया जाता है, ये कैसा है, सोडियम बेंजोएट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ग्लेडियोलस के प्रवर्धन हेतु उपयोग किया जाता है। ग्लेडियोलस के प्रवर्धन अर्थात जो प्रोविजन किया जाता है, ये किससे किया जाता है, बीज के द्वारा किया जाता है, कंद की या कॉर्म के द्वारा किया जाता है, तने की कलम के द्वारा किया जाता है, फिर जड़ के द्वारा किया जाता है। जल्दी से ग्लेडियोलस में, ठीक है, किसमें पूछा गया है, ग्लेडियोलस के बारे में पूछा गया है। ग्लेडियोलस का जो प्रोविजन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, बीज के द्वारा, कंद या कॉर्म के द्वारा, तने की कलम के द्वारा, फिर जड़ के द्वारा। जल्दी से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। ग्लेडियोलस के प्रवर्धन हेतु उपयोग किया जाता है बीज, कंद या कॉर्म, तने की कलम या फिर जड़। जल्दी से राइट आंसर क्या है। आज की इस वीडियो हम 30 क्वेश्चन को ही लेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे है ग्लेडियोलस, तो यार हाँ ग्लेडियोलस के प्रवर्धन हेतु उपयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, जिसने भी कमेंट किया सेकंड उसका राइट आंसर है। क्योंकि अगर बात करते हैं जो इसका प्रोविजन कैसा है ग्लेडियोलस का, तो ये कैसा है, कंद या कॉर्म के द्वारा। और इसे आप कैसे याद रख सकते हो, इसके शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हो, GC। ठीक है, आपको डायरेक्ट यार हाँ GC क्या यार हाँ, आपको अगर आप पूछा जाता है ग्लेडियोलस के बारे में, तो ग्लेडियोलस का जो प्रोपोजिशन कैसा है, ये कैसा है, GC के द्वारा। कैसे याद रखोगे, GC के द्वारा कैसा है, ग्लेडियोलस का जो प्रोपोजिशन कैसा है, ये कैसा है, GC के द्वारा। कैसे याद रखोगे, GC के द्वारा। GC मतलब ग्लेडियोलस और ये CC आपको बनाया है कॉर्म। ठीक है, कैसे याद रखोगे, GC क्या है, ग्लेडियोलस है, और अगर बात करें C, तो C क्या है, कॉर्म है। अर्थात यार हाँ, अगर आपसे है ग्लेडियोलस का प्रवर्धन अर्थात जो प्रोपोजिशन कैसा है, ये किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, C अर्थात कॉर्म्स के द्वारा कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है ताजमहल, ताजमहल में स्थित ताजमहल किस शैली में बनाया गया, अर्थात जो स्टाइल में किस में बनाया गया है। ठीक है, जो स्टाइल होती है, जो शैलियाँ होती है, आपने पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर में, तो यहाँ पर उसी बारे में पूछा गया है किस स्टाइल में बनाया गया है। एक होती है फ्री स्टाइल होती है, एक होती है यार इटालियन, एक होती है जापानी, एक होती है हिंदू। तो इनमें से किस स्टाइल में बनाया गया है, ये आपको पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे कौन सा है आपका राइट आंसर। इटालियन स्टाइल में बनाया गया है, जापानी स्टाइल में, हिंदू स्टाइल में, फिर मुगल स्टाइल में। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है। कि ताजमहल है, इसको किस शैली में बनाया गया है, इटालियन, जापानीज, हिंदू या फिर मुगल। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, A, B, C या फिर D। जल्दी से पाएंगे ताजमहल को किस स्टाइल में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, किस स्टाइल में बनाया गया है, मुगल स्टाइल में बनाया गया है। कौन सा है, राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। किस में बनाया गया है, मुगल स्टाइल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फूलों के व्यापार में अग्रणी भारतीय राज्य है। फूलों के व्यापार में, ठीक है, वो फूलों के व्यापार में अग्रणी राज्य कौन सा होता है भारत में, या होता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक या फिर झारखंड। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या होता है कि फूलों के व्यापार में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा होता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक या फिर झारखंड। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपको बताना है कि फूलों के व्यापार में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा होता है, उत्तर प्रदेश होता है, पंजाब होता है, कर्नाटक होता है, फिर झारखंड होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक या फिर झारखंड। तो जिसने भी कमेंट किया है C, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात की कर्नाटक, तो यार हाँ कर्नाटक सबसे ज़्यादा यानी का व्यापार करता है फूलों का। सबसे ज़्यादा यार हाँ व्यापार किसके द्वारा किया है, कर्नाटक के द्वारा किया है। किसके द्वारा किया है, कर्नाटक के द्वारा किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस फल के उत्पादन में कुल लागत का 50% हिस्सा यानी 50% से ज़्यादा हिस्सा बीज पर खर्च हो जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में अर्थात उसका प्रोडक्शन लिया है तो उसकी टोटल कॉस्ट का अर्थात जितनी भी जो उसमें लागत आती है उसका 50% से जो ज़्यादा हिस्सा केवल उसके सीड प्रोडक्शन में लग जाता है, अर्थात उसे सीड प्राप्त करने में लग जाता है। ऐसे कौन सी फल होती है, कौन सी फसल होती है, ये आपको बताना है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, टमाटर, आलू, गन्ना या फिर सूरजमुखी। जल्दी से पाएंगे ऐसी कौन सी फसल है जिसमें यहाँ जिसका प्रोडक्शन लेने के लिए जितनी भी जो कॉस्ट यूज़ की जाती है उसके कॉस्ट का लगभग 50% से अधिक हिस्सा केवल उसके सीड को लेने में लग जाता है। ऐसी कौन सी फसल है? टमाटर होती है, आलू होती है, गन्ना होती है, फिर सूरजमुखी होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में 50% से ज़्यादा हिस्सा केवल बीज पर खर्च हो जाता है। तो कौन सी होती है? राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन, क्योंकि आलू ही ऐसी फसल होती है जिसके यहाँ सीड लेने में आलू से सीड लेने में जो 50% से अधिक कॉस्ट है वो केवल इसके सीड प्रोडक्शन लेने में लग जाती है। सीड प्रोडक्शन लेने के लिए क्या करता है, इसमें जो 50% हिस्सा है अर्थात मान लीजिए 100 रुपये लग रहे हैं, उसमें से 100 में से अर्थात 50 से भी अधिक रुपये किस में लगेंगे, केवल उसके सीड प्रोडक्शन में लग जाएंगे। कौन सी होती है फसल? आलू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे सब्जियों की कैनिंग की जाती है। सब्जियों की कैनिंग की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछे कैनिंग किस में की जाती है? ब्राइन में, सिरप में, आंसू जल में, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे कि सब्जियों की कैनिंग किस में की जाती है? ब्राइन में की जाती है, सिरप में की जाती है, आंसू जल में की जाती है, फिर कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। कैनिंग किस में की जाती है, ये आपको पूछ रहा है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। आखिरकार कैनिंग किस में की जाती है? ब्राइन में, सिरप में, आंसू जल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर बात की सब्जियों की कैनिंग, तो कैनिंग की जाती है ब्राइन में। किस में की जाती है? ब्राइन में की जाती है। और फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, किस में की जाती है कैनिंग? ये की जाती है ब्राइन में। और अगर बात करते हैं ब्राइन होता क्या है, तो यहाँ जो एसिडिक, ठीक है, एसिडिक नहीं बल्कि यार यहाँ जो नमक होता है, तो नमक का सॉल्यूशन ही यहाँ ब्राइन होता है। अगर बात करते हैं ब्राइन, तो ब्राइन क्या होता है? नमक का जो घोल होता है, नमक का घोल को ही यार हम ब्राइन के नाम से भी जानाता है, ब्राइन के घोल के नाम से जानाता है। और इस नमक के घोल में ही उसे कैनिंग के लिए क्या किया जाता है? उसे सोल्यूबल किया जाता है, उसे यार हाँ कैनिंग में डुबाया जाता है। ठीक है, कैनिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जियों को धोया जाता है नमक के घोल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अनार का खाई जाने वाला पार्ट कौन सा है? अर्थात एडिबल पार्ट आपको बताना है। अनार का खाई जाने वाला पार्ट अर्थात एडिबल पार्ट आपको बताना है। तो जल्दी से पोमग्रेनेट का कौन सा होता है एडिबल पार्ट? थैलेमस होता है, मेसोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, फिर एरिल होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि अनार का खाई जाने वाला पार्ट कौन सा होता है, कौन सा हिस्सा होता है? थैलेमस होता है, मेसोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, फिर एरिल होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आएंगे क्या होता है आपका राइट आंसर। तो यार अगर बात की अनार अर्थात पोमग्रेनेट की, तो पोमग्रेनेट में कौन सा एडिबल पार्ट होता है? ये होता है एरिल होता है। कौन सा होता है? एरिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उद्यान में वायु अवरोधक किस दिशा में लगाए जाते हैं? दक्षिणी पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, या फिर पूर्व से दक्षिणी में? ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है और ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, डायरेक्ट आपको कमेंट करना है, लाइव सेट में आपको कमेंट नहीं करना है कि ये जो विंड ब्रेक्स होते हैं, वायु अवरोध का मतलब विंड जो ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, विंड जो ब्रेक्स होते हैं ये किस साइड लगाए जाते हैं, अर्थात यानी कौन सी साइड है, किस विंड वार साइड में लगाएंगे, किस साइड में लगाएंगे, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको कमेंट करना है, चाहे आप अभी भी कर सकते हो या फिर वीडियो के एंड होने में आपको कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बताना है कि उद्यान में जो वायु अवरोधक होते हैं अथवा विंड ब्रेक्स होते हैं ये किस दिशा में लगाए जाते हैं? दक्षिणी पश्चिम में लगाए जाते हैं, उत्तर पश्चिम में लगाए जाते हैं, उत्तर पूर्व में लगाए जाते हैं, फिर पूर्व से दक्षिण में लगाए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एनाकार्डियेसी कुल है। एनाकार्डियेसी किसका कुल होता है ये आपको बताना है। काजू का होता है, लीची का होता है, आंवला का होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि एनाकार्डियेसी कुल है, किसका होता है ये कुल? काजू का होता है, लीची का होता है, आंवले का होता है, फिर कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? सोच समझ के राइट आंसर देना कि एनाकार्डियेसी किसकी फैमिली होती है? काजू की होती है, लीची की होती है, आंवले की होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ अगर बात करते हैं एनाकार्डियेसी तो आम और काजू, ठीक है, आम और काजू दोनों की क्या होती है? एनाकार्डियेसी होती है। आपको इजीली ये तो पता होगा कि आम की फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियेसी। लेकिन अगर बात की काजू, तो यहाँ काजू की भी फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियेसी ही होती है। ठीक है, अगर बात की काजू या फिर आम, इन दोनों की फैमिली क्या होती है? एनाकार्डियेसी ही होती है। ओके, इसलिए यहाँ ये क्या होता है? कुल संबंधित फल भी माने जाते हैं। कुल संबंधित अगर आपसे पूछा जाता है कुल के संबंधी कौन से फल है, तो कौन कौन से होते हैं? आम और काजू होते हैं। अर्थात जिनकी फैमिली सेम हो ना, उन्हें बोला जाता है कुल संबंधित फल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है बाई चांस, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर आपसे पूछा जाता है कुल संबंधित फल कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? आम और काजू होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय उद्यान संस्थान अर्थात इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। इटली में, ब्राज़ील में, भारत में या फिर चीन में। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इटली में, ब्राज़ील में, भारत में या फिर चीन में। जल्दी से राइट आंसर क्या है। जल्दी से पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इटली में, ब्राज़ील में, भारत में या फिर चीन में। तो कहाँ पर स्थित है यार। अगर बात की इंटरनेशनल लेवल की तो यार अंतर्राष्ट्रीय जो उद्यान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है। ब्राज़ील में। कहाँ पर स्थित है। ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 1976 में की गई थी, 1984 में की गई थी, 1987 में की गई थी, फिर 1990 में की गई थी। जल्दी से बताएंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। 1976 में, 1984 में, 1987 में, फिर 1990 में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना आखिरकार कब की गई थी। 1977 में की गई थी, 1984 में की गई थी, 1987 में की गई थी या 1990 में की गई थी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। कौन सा है राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन। क्योंकि अगर बात किया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। और अगर बात की कहाँ पर की गई थी तो गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। कहाँ पर की गई थी। गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। कहाँ पर की गई थी। गुड़गांव हरियाणा में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि ग्रेनुलेशन किस फल का दैहिक विकार होता है। अर्थात मान लीजिए जो फिजिकल डिसऑर्डर होता है। ग्रेनुलेशन क्या होता है। एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है, लेकिन ये होता किसका ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे फिजिकल डिसऑर्डर किसका होता है। ग्रेनुलेशन चीकू का होता है, नींबू वर्गीय फलों का होता है, आम का होता है, फिर अमरूद का होता है। जल्दी से बताएंगे ग्रेनुलेशन आखिरकार किसका होता है। फिजिकल डिसऑर्डर चीकू का होता है, नींबू वर्गीय फलों का होता है, आम का होता है, फिर अमरूद का होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे ग्रेनुलेशन किससे संबंधित होता है। चीकू से, नींबू वर्गीय फलों से, आम से या फिर अमरूद से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा है। तो जिसने भी कमेंट किया है सेकंड उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करें ग्रेनुलेशन तो किसका होता है। फिजिकल डिसऑर्डर ये होता है नींबू वर्गीय फलों का होता है। किसका होता है। नींबू वर्गीय फलों का होता है। और अगर बात करते हैं ग्रेनुलेशन में होता है क्या है तो यार हाँ ये होता है मुख्यतः यार हाँ नींबू वर्गीय फलों में होता है। और इसका कारण क्या होता है तो इसका कारण होता है अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता। अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता जब हो जाती है तो क्या हो जाता है। ग्रेनुलेशन हो जाता है। और ग्रेनुलेशन किससे संबंध रखता है। नींबू वर्गीय फलों से रखता है। ठीक है। और इसका कारण क्या था हमने अभी बताया कि अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता होने के कारण ग्रेनुलेशन हो जाता है। और इसकी एक मुख्य पहचान होती है। ठीक है। अगर बात करते हैं ग्रेनुलेशन तो इसके एक मुख्य कैरेक्टर होता है। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हो यार हाँ जो फल होते हैं। ठीक है। नींबू वर्गीय जो फल होते हैं तो इनमें क्या होता है एक दानेदार संरचना बन जाती है। क्या होती है इसकी मुख्य पहचान होती है एक दानेदार संरचना बन जाती है। अगर बात करते हैं ग्रेनुलेशन तो ग्रेनुलेशन क्यों हो जाता है यहाँ अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण हो जाता है। और ये किससे संबंधित होता है ये होता है नींबू वर्गीय फलों से संबंधित होता है। और अगर बात करते हैं इसमें क्या होता है इसके मुख्य कैरेक्टर क्या होती है इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है तो इसकी मुख्य विशेषता होती है दानेदार संरचना बन जाती है। फलों में दानेदार संरचना बन जाती है। ठीक है। सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी जो आपके कमेंट थे। ठीक है। ये कमेंट क्वेश्चन है ये कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपके जो डाउट थे उनको क्लियर करने के लिए ये है। तो ये फर्स्ट जो कमेंट था कि काजरी की स्थापना कब की गई थी ये था सुनैना का क्वेश्चन था कि काजरी की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी यार हाँ 1959 में। ठीक है। ध्यान देख लिया। अगर बात की काजरी अर्थात सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या होती है। काजरी क्या होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर स्थित है जोधपुर में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है जोधपुर में। और अगर बात करते हैं इसकी स्थापना वर्ष तो इसकी स्थापना की गई थी 1959 में की गई थी। कब की गई थी 1959 में की गई थी। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लीचिंग और परकोलेशन क्या होता है। ठीक है। आपने पूछा था लीचिंग क्या होती है और परकोलेशन क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर बात किया लीचिंग की। ठीक है। अगर बात की जाती है लीचिंग की तो लीचिंग क्या होता है यार हाँ जो वाटर होता है मान लीजिए वाटर होता है वाटर प्लस आप न्यूट्रेंट मान लीजिए। ठीक है। आप इसे कैसे समझ सकते हो वाटर प्लस न्यूट्रेंट मान लीजिए। ठीक है। वाटर प्लस न्यूट्रेंट होते हैं अर्थात वाटर प्लस न्यूट्रेंट पोषक तत्व होते हैं जो कि घुलनशील होता है। घुलनशील पोषक तत्व प्लस वाटर इन दोनों क्या होता है मदर सरफेस से नीचे की ओर जाना। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर बात की जा रहा है लीचिंग की तो लीचिंग में क्या होता है वाटर प्लस न्यूट्रेंट क्या होता है जो रूट जोन होता है। ठीक है। जो पौधे का रूट जोन होता है तो इससे नीचे चलाए जाते हैं। अर्थात कैसे आप इसे डिफाइन करोगे अगर मान लीजिए वाटर और न्यूट्रेंट अर्थात यानी जल और पोषक तत्व तो आपस में घुल जाते हैं। और घुल कर क्या होते हैं यानी जो रूट जोन होता है पौधे का जो रूट जोन होता है उससे नीचे चला जाता है। रूट जोन अर्थात यानी पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात उसके रूट जोन से नीचे चला जाते हैं। तो इसी क्रिया को किस नाम से आना है लीचिंग के नाम से आना है। ठीक है। यानी वाटर प्लस न्यूट्रेंट आपस में घुल कर रूट जोन से नीचे चलाई जाना है क्या कहलाता है लीचिंग कहलाता है। ठीक है। आपके ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं परकोलेशन क्या होता है। तो परकोलेशन के जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको अगर आपने ध्यान दिया होगा तो परकोलेशन क्या होता है यहाँ इन्फिल्ट्रेशन जैसी ही घटना होती है। एक होता है इन्फिल्ट्रेशन एक होता है परकोलेशन। तो यहाँ इन्फिल्ट्रेशन में तो क्या होता है
इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो भी यहाँ आपकी जो मर्दा यानी मर्दा सरफेस होती है, तो इससे मर्द यानी जो जल होते हैं, ठीक है, उस जल अणुओं के क्या होता है, मर्दा के नीचे की सतह में जाना। मर्दा के नीचे की सतह में जाना क्या कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर बात करते हैं परकोलेशन, ठीक है, अगर बात करते हैं परकोलेशन तो इसमें केवल आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा है परकोलेशन, तो परकोलेशन यहाँ सैचुरेटेड सोइल में होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन, तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, साधारणतः जो यहाँ मर्दा की ऊपरी सतह से जो जल होता है उसका नीचे की सतह में जाना ही क्या कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं जो परकोलेशन होता है, तो परकोलेशन में केवल आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो सैचुरेटेड सोइल होती है, जो सैचुरेटेड सोइल होती है अर्थात संतृप्त जो मृदा होती है, संतृप्त, ठीक है, सैचुरेटेड मतलब होता है संतृप्त, तो संतृप्त जो मृदा होती है तो उसमें क्या होता है, यहाँ संतृप्त मृदा में मृदा का ऊपरी सतह से पानी का नीचे जाना क्या कहलाता है, परकोलेशन कहलाता है, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर है। अगर बात करें इन्फिल्ट्रेशन, तो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, मृदा अणुओं का अर्थात यानी जल अणुओं का मृदा की सरफेस से नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है, या इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर बात करते हैं परकोलेशन, तो यहाँ परकोलेशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोइल में मृदा जल का अर्थात यहाँ मृदा जल का नीचे की सतह ओर जाना क्या कहलाता है, परकोलेशन कहलाता है, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हुए। इसके अलावा फिर भी अगर किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, आपके कमेंट का जल्द ही रेस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसका डायरेक्ट कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। मैं लाइव चैट में नहीं आ पाऊंगा, लाइव चैट में आप जितने भी क्वेश्चन पूछोगे उसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा जितने भी आपके डाउट है, जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट कमेंट करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप कमेंट करिए, उसका जल्द ही आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सर, जब तक ले जय हिंद से बात, बाय बाय, टेक केयर।